हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट केसेस। पहला है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज कितनी आती है? Q बराबर N इंटू ई। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और कूलम। ओके, अब क्या है कि Q बटे क्या करते हैं? T कर रहे हैं, N बटे T इंटू E। तो I नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगी उसी रेट से आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगी आपको? ज़्यादा मिलेगी। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है? r है। ओके, तो I बराबर आप क्या लिखिएगा? I बराबर लिखिएगा Q बाई टी। I बराबर क्या लिखोगे बच्चों? Q बाई टी। तो I इजिकल टू Q की जगह पर लिखेंगे E बटे कैपिटल T और कैपिटल T बराबर लिखेंगे टाइम पीरियड। तो I इजिकल टू लिखेंगे E इंटू न्यू। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। 1 बटे टाइम पीरियड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी को हम अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहें, मैं चाहता हूं कि इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो रिजल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। I इजिकल टू हम लिख सकते हैं, इसे लिखा हुआ है कि E डिवाइडेड बटे T। तो T इजिकल टू लिखेंगे 2 पाई R। ये लेंथ हो गया और डिवाइडेड बटे क्या हो गया? V, उसका मोशन। तो I इजिकल टू को लिख सकते हैं E डिवाइडेड बटे 2 पाई R कैपिटल T। तो I के बदले हम लिखेंगे E इंटू टी, सॉरी V लिखेंगे ना, V E इंटू V डिवाइडेड बटे 2 पाई और R। इस तरह से रिजल्ट को लिख सकते हैं। V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इजिकल टू लिख सकते हैं R इंटू ओमेगा। तो I इजिकल टू आप लिखेंगे R ओमेगा, यहाँ पर लिखेंगे तो R कट जाएगा, यानी E R ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई और R कटे जाएगा। तो I इजिकल टू E इंटू ओमेगा डिवाइडेड बटे 2 पाई। ये होगा इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में चलती है तो इस तरह से आपको करंट मिलेगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। वी नो दैट कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन जिगजैग पाथ। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे देते हैं, उसको हम क्या करते हैं? जीरो कर देते हैं। तो जीरो करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जिगजैग पाथ में चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे घूमते 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 ऐसे, और फिर एक समय आएगा कि उसी जगह पर पहुंच सकता है जहां से वो चला है। फिर उसी जगह पर वो क्या कर सकता है? आ सकता है। तो मैंने क्या किया है कि इसका डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर मान लिया कि जीरो हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ये इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने लिखा है V और D ऐसे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E लिखा है। अब मैं बात करता हूँ क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग किसको बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो सकती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं
तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी उसमें जो चार्ज है, उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगी। फोर्स लगने के वजह से उसमें मास है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। उसी को हमने बोला है कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे माने कि कंडक्टर है, इसको मानते हैं कंडक्टर, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है ए, है ना बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और आपने इस साइड में क्या दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है। तो होगा क्या कि जितने भी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वो किधर होंगे, सब इधर के तरफ होंगे और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएंगे, है ना। निगेटिव चार्ज का जो फ्लो होगा सब इधर होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी फ्लो किधर होगी, इधर होगी। पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, इधर लगेगी। और जो निगेटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगी इधर लगेगी। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तब। ये समझ में आ गया आपको। दूसरी बात, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इक्वल टू जो हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट बात। E जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता ही है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम ए इज इक्वल टू ई ई डिवाइडेड, यानी ए इज इक्वल टू ई ई डिवाइडेड बटे कितना, एम। ये हो गया आपको एक्सेलरेशन, है ना। ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेलरेशन ए बराबर होगा ई ई बटे एम, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट और एम भी क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए और टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर। अब थोड़ा समझिए, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 मानेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन का v2 मानेंगे और तीसरे इलेक्ट्रॉन का v3 मानेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है और प्रत्येक का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो e है और प्रत्येक का मास जो है m है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात कि जो टाइम का जो कोलिजन है, जो टाइम कोलैप्स है t, है ना, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन जब इंटैक्ट होता है उसकी टाइम, ये टाइम जो होगी वो अलग अलग होगी। क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। तो हम ऐसे लिखते हैं v1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो u1 प्लस ए और यहाँ पर क्या लिख देंगे t1। उसी तरह से अगर v2 लिखेंगे तो लिखेंगे u2 प्लस ए और क्या लिखेंगे t2। फिर v3 बराबर लिखेंगे तो u3 प्लस ए और क्या लिखेंगे t3। डॉट 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 सभी को करते हैं तो क्या लिखेंगे वी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए और यहाँ पर क्या लिखेंगे टी एन। तो वी डी जो हुआ ना, वी डी वो क्या हुआ, एवरेज हुआ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। Vd क्या हुआ, Vd एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो,
वी डी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे एवरेज? जब अलग अलग वेलोसिटी दिया हो तो एवरेज लिखने का तरीका v1 v2 है ना डॉट डॉट vn और डिवाइडेड बटे क्या होगा n होगा। नो डाउट? ओके, तो वी डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप u1 प्लस a t1 प्लस u2 प्लस a t2 प्लस डॉट 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 और आगे क्या बढ़ा सकते हैं? इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाइएगा तो मिलेगा आपको un प्लस a और tn ऐसे मिलेगा, है ना, और डिवाइडेड बटे n। तो वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बटे n, और इसमें a कॉमन हो जाएगा तो a यहाँ पर हो जाएगा क्या t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट tn डिवाइडेड बटे कितना n, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये जो हुआ ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली नहीं दिया गया था। समझ में आ रहा है बात? इनिशियल वेलोसिटी एवरेज क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया था। और ये हो गया एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, क्योंकि अलग अलग टाइम डिफाइन करना तो संभव नहीं है। एवरेज टाइम इसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हर मटेरियल का अपना अलग अलग होगा, इसका सिंबल होगा टाउ। तो यहाँ पर जो वी डी मिलने वाला है आपको, वी डी वो आ गया 0 प्लस a इंटू टाउ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर जो होगा वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बटे m इंटू टाउ। क्लियर? ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस, और यहाँ पर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया हूँ? माइनस इसलिए लगाया हूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। ये समझ में आ रहा है कि ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन और ये क्या होगी? यही होगी वी डी इज इक्वल टू ई एम डिवाइडेड बाय टाउ। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम कांस्टेंट, है ना, डिपेंड्स ऑन टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है भी बात करते हैं ना, टाइम कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब यहां देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरी बात ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी,
It is defined as electric current. It is defined as electric current. It is defined as electric current per unit area. Per unit area. तो ये करंट डेंसिटी, इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बटे एरिया, यानी J इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे क्या ए। तो I इज इक्वल टू J इंटू ए। तो I इज इक्वल टू J वेक्टर ए वेक्टर, I इज इक्वल टू J A cos थीटा। It is defined as electric current per unit area. Current density is equal to current by area. तो J is equal to I बट A. I is equal to J into A. तो current density into area. तो I is equal to J into A. तो I is equal to J A cos theta, where theta is the angle between A vector and J vector। A और J के बीच है ना एंगल है। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जिधर करंट होगी उधर तो डेंसिटी होगी, है ना। जैसे यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जैसे ये हो गया, एक कंडक्टर हो गया और इसमें क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देना पड़ेगा। ओके, तो इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी हम डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हम इधर दे रहे हैं, इधर। इसकी करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो करंट डेंसिटी भी कहाँ होगी, इधर होगी, है ना। करंट की डायरेक्शन इधर होगी, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया, थीटा क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। तो I इज इक्वल टू क्या हो गई, J हो गई, A हो गई, cos 0। तो I इज इक्वल टू J इंटू A, ऐसे हो गई। बात समझे। इस तरह से चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज तो करंट की डायरेक्शन इधर, तो करंट डेंसिटी भी इधर। तो I बराबर क्या हो गई, J इंटू A हो गई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ एंगल से इसको हम दिखाते हैं, सम एंगल के बीच। जैसे इस तरह से ऐसे है, ऐसे मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। तो इसमें भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा दिया जाए तो इधर की तरफ जाएगा, ऐसे ये ऐसे, ऐसे। ओके, तो इस पे भी जो एरिया वेक्टर होगी वो किधर होगी, इधर होगी, ऐसे। एरिया वेक्टर तो इधर होगी ना, सतह पर परपेंडिकुलर। तो ये हो गई एरिया वेक्टर। और जो करंट डेंसिटी है वो करंट के डायरेक्शन में ही होगी, है ना, करंट डेंसिटी। और उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो I इज इक्वल टू J फिर A कॉस क्या है, थीटा है। I इज इक्वल टू J A कॉस थीटा। अब मान लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो I इज इक्वल टू J और A। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो I इज इक्वल टू माइनस J इंटू A।
इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो cos 0 का वैल्यू 1 और थीटा इज इक्वल टू 180 तो उसका वैल्यू -1 और थीटा इज इक्वल टू 90 तो उसकी वैल्यू हो गई 0। 90 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0 होगी या नहीं होगी। तो जैसे 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई, मतलब कि करंट डेंसिटी 0 हो जाएगी, करंट ही नहीं बहेगी एक तरह से ये कह सकते हैं। फील्ड आप दीजिएगा इधर, फील्ड दीजिएगा इधर और कंडक्टर ऐसे है तो इसमें तो करंट का फ्लो नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये है ना, चार्ज का फ्लो होने के या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा चार्ज फ्लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया से जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर वायर है, एक वायर है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसे ऊपर थोड़ा ना फ्लो करेगा है कि नहीं। तो अगर परपेंडिकुलर कर देंगे तो करंट नहीं बहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे इस तरह से एक है, इस तरह से और इस तरह से ऐसे। तो इसकी जो एरिया है वो क्या है A1 है और इसकी जो एरिया है वो क्या है A2 है, A1 है और A2। ओके, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, करंट डेंसिटी है J2 और यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो क्या है J1। पर I जो होगा ना, I क्या होगा कांस्टेंट होगी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि I1 जो होगा, I2 जो होगा वो I कांस्टेंट होगा, क्योंकि करंट जो होती है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होती है। चार्ज क्या होती है पर यूनिट टाइम। तो ये तो जितना चार्ज इधर से फ्लो करेगी उतना ही चार्ज तो उधर से फ्लो करेगी, चार्ज तो कहीं इकट्ठा नहीं रहेगी। तो इसीलिए करंट क्या रहेगी कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिएगा तो A1 जो है वो बड़ा है किससे A2 से, इसीलिए J2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, J2 जो बड़ा होगा वो J1 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं क्यों बड़ा होगा, क्योंकि I बराबर क्या होती है J इंटू A और J बराबर क्या होगी I बटे A। को डाउट नहीं। तो उसी तरह से अगर हम J की बात करें J1 बटे J2 तो क्या लिखेंगे A2 बटे A1, यानी ऐसे लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बटे पाई R1 का स्क्वायर, यानी R2 का स्क्वायर डिवाइड बटे क्या R1 का स्क्वायर। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब इसी में हम बात करेंगे कि जब करंट डेंसिटी वेरिएबल होगा तब। तो जो ये फार्मूला है when current density कांस्टेंट, जब करंट डेंसिटी क्या होगा बच्चों कांस्टेंट होगी तो फार्मूला जो होगी J बराबर I A या I इज इक्वल टू J A cos थीटा अपना यूज कर सकते हैं। ओके, I के लिए when current density वेरिएबल हो, क्या हो बच्चों वेरिएबल, तब क्या किया जाएगा, तब इसमें हम लोग ऐसे सवाल को सोल्व करेंगे डी आई इज इक्वल टू J और DA ऐसे। तो फिर इसको क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये I बन जाएगा, इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो J बनेगा और DA बनेगा। इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, यही क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट और J इज इक्वल टू K इंटू R है। J क्या है करंट डेंसिटी है, यानी इसकी करंट जो डेंसिटी है वो क्या कर रहा है, जैसे ही आप बाहर निकल रहा है करंट उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ये वेरी कर रहा है, देख रहे हैं ना। ये डिस्क है, ये क्या है डिस्क, और डिस्क में करंट डेंसिटी का वेरिएशन है ना। तो मैंने वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट के लिए तो आप फार्मूला पुट करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं। फार्मूला पुट कीजिए
आंसर पाइए इसमें जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तब। लेकिन जब कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तब सवाल कठिन हो जाता है। तो इसी सवाल को मैं सोल्व कर रहा हूं। क्लियर है बात? तो मैं लिखा हूं कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट यानी J बराबर KR। ये डिस्क दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये चारों तरफ क्या कर रही है, इस तरह से करंट डायरेक्शन, करंट कैसे डायरेक्शन वाइब्रेट कर ऐसे जा रही है ना, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहला इसमें काम करना क्या है, एलिमेंट्री पार्ट काटेंगे। जैसे ये हो गया, डिस्क हो गई, इस डिस्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पर जा रहे हैं, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट्री पार्ट ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, dr ये कैपिटल R है। अब ये dr डिस्टेंस देखो, ये dr है ना, ये हो गया dr, ये हो गया dr, ओके, ये हो गया dr, ये हो गया dr। और इसके सेंटर से r, एक स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक dr छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट काटा है। तो इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, dA हो जाएगी। dr उसकी रेडियस छोटा वाला का, और dA से क्या हो गया, एरिया हो गया। तो हम चाहते हैं कि dA कैलकुलेट करें। तो dA कैसे कैलकुलेट करें, ये टुकड़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टुकड़ा, इस टुकड़े में हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालते हैं। तो आउटर वाला का एरिया में से इनर वाला एरिया घटा देंगे तो ये आ जाएगा। कोई डाउट नहीं? तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ये लिख रहा हूँ, DA इज इक्वल टू A आउटर माइनस A क्या, इनर। तो DA इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आउटर का वैल्यू क्या है, पाई है, स्मॉल r प्लस dr इसका स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर। इसको समझ लो पहले। आउटर की जो एरिया होगी, पाई स्मॉल r प्लस dr, आउटर चले गए, अब माइनस पाई और r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, DA इक्वल टू पाई को कॉमन लेकर r स्क्वायर और dr का स्क्वायर प्लस 2r और dr माइनस r का स्क्वायर, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि dr इज द वेरी स्मॉल, dr इज वेरी स्मॉल, सो स्क्वायर ऑफ द dr जीरो। dr जो है बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, DA इक्वल टू पाई और क्या लिखेंगे 2r और dr, 2r और dr। तो DA इज इक्वल टू हो गया 2 पाई r, दिस इज द dr। तो I इज इक्वल टू जो होगी वो J होगी और DA होगी, और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कहाँ तक, कैपिटल R। ऐसे ही टुकड़ा को काटते करते एक और टुकड़ा काट देंगे, ऐसे एक और टुकड़ा, एक और टुकड़ा, ऐसे करते 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 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। तो जीरो से लेकर कहाँ तक, R तक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे I इज इक्वल टू J, ये हो गया क्या, KR, बिल्कुल KR हो गया, KR हो गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे 2 पाई R और dr, ये हो गया। ये हो गया जीरो से लेकर कहाँ तक, R तक हो गया, जीरो से लेकर कैपिटल R। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, K कांस्टेंट और क्या है 2 कांस्टेंट, 2K कांस्टेंट और 2 पाई और फिर क्या है K कांस्टेंट, इतना कांस्टेंट कर देंगे। उसके बाद क्या हो गया R इंटू R, R का स्क्वायर और dr। तो इसमें कांस्टेंट कौन है, 2 पाई और K कांस्टेंट है, 2 पाई K कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर और dr, जीरो से लेकर कैपिटल R तक। अब इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए और आपका रिजल्ट हो जाएगा।
इसमें सिंपली अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिल जाएगा इस तरह का वैल्यूज। आई इज इक्वल टू आई 2 पाई और के, और यहाँ पर हो गया आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 0 से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर, तो यहाँ पर हो गया 2 और पाई, और फिर क्या हो गया के, फिर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई के और आर का स्क्वायर, ये हो गया आई और ये हो गया एक्स। ओ आर का स्क्वायर है, क्या है बच्चों, आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आर के पावर 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यानी 2 यहाँ पर हो गया 3, तो ये मिलेगा आपको 2 पाई के आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।